भ्रम नहीं है कि मेरी जीत है। निश्चित रूप से सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों के जीत है। देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त मैं भी था, जीत को लेकर आश्वस्त मेरा पुत्र भी था कि मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता हूं। यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप से मुझे निष्कासित कर दिया जाएगा। प्राथमिकता कोई दल नहीं है, प्राथमिकता वो संकल्प है जिन संकल्पों के साथ मैंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से कोई परहेज नहीं है। राजनीति में किसी न किसी पक्ष के साथ तो रहना ही पड़ता है। तो चौकड़ी ने तय किया तो चौकड़ी के चलते पार्टी तो मेरे दुश्मन नहीं ना हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। MLC चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशियों की भी जीत हुई है जो फिलहाल आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की पसंद बनी हुई थी। एक और अगर बात करें सच्चिदानंद राय की, तो सच्चिदानंद राय सारण से ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने MLC चुनाव में जीत हासिल की। आज हम उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सारण से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सच्चिदानंद राय हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। और क्योंकि आप निर्दलीय जीते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसके पहले आप BJP में थे और इस बार आप निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा और आपने कहा भी था कि आप जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती तो वैसे हर लड़ाई होती है, लेकिन जब आप कोई लड़ाई शिद्दत से लड़ते हैं और पूरी तैयारी से लड़ते हैं और आप स्वयं लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करने को तैयार होते हैं तो लड़ाई बड़ी आसान हो जाती है। और मैंने उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया था पूरी लगन और ईमानदारी के साथ। जब से जनप्रतिनिधियों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के परिणाम आने लगे थे तब मैं उनके साथ में एक निरंतर तारतम्य बनाने का प्रयास किया, उनके साथ एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने उन्हें पहचाना, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास आया, मेरा फ़ोन नंबर उनके पास आया। हम लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींचे गए, फिर तस्वीर को तैयार करके घरों में लटकाया गया दीवारों पे। तो एक तरह से एक ऐसा संबंध बन चुका था कि जब टिकट कटा, जब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है, तब तक उसकी आवश्यकता भी नहीं रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होता तो अच्छा होता, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं विचारधारा से आता हूँ जिस विचारधारा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नहीं मिला तो उससे मेरे अभियान पर कोई उसका असर, अगर अच्छा पड़ा होगा तो पड़ा होगा, बुरा तो नहीं पड़ा। इसको कितनी बड़ी, ये आप खुद की जीत मानते हैं या उन जनप्रतिनिधियों की जीत मानते हैं जिन्हें आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा था? मुझे ये कोई भ्रम नहीं है कि मेरी जीत है। निश्चित रूप से सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों के जीत है। उन लोगों ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए पार्टियों द्वारा, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लूँगा, कई पार्टियों ने वहाँ अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। पार्टियों द्वारा चुने गए प्रत्याशियों को दरकिनार करते हुए अपने चुने हुए प्रत्याशी को उन लोगों ने जिताने का काम किया, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में उन्होंने मेरा काम देखा था। 6 वर्षों में जो मैं उनके साथ रहा था और जिस तरह का कार्य करने का प्रयास किया था, हो सकता है कई फ्रंट पर मैं सफल नहीं हो सका था, लेकिन मुझे विश्वास था कि यही एक प्रत्याशी है जो ईमानदारी से प्रयास करेगा और लगन के साथ प्रयास करेगा। और साथ में 5 महीने का जिस तरह का मैंने संपर्क उनके साथ किया था और जिस तरह के पिछले संकल्प को किस तरह से मैंने पूरा किया है और नए संकल्प मेरे क्या हैं, नए संकल्प कैसे उनके दिल के करीब के संकल्प हैं, फिर मैंने विश्वास दिलाया कि जब मैं कोई संकल्प लेता हूँ तो उसे निश्चित रूप से पूरा करता हूँ। ये सारी बातों को उन लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, समझा और वो तो निर्णय ले चुके थे। इसका जानते हैं, मैं बताता हूँ, शर्मिला जी, शर्मिला नाम है ना, शर्मिला जी, ऐसा हुआ कि 11 तारीख को मेरा टिकट काटा गया। 12-13 को शनिवार इतवार तो नामांकन हो नहीं था। 14 को 11 बजे नामांकन के लिए जब मैं छपरा पहुँचा तो उस दिन एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया। तो ऐसा हुआ कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा नामांकन नहीं हुआ किसी प्रत्याशी का कि उसके नामांकन में उसके आधे से अधिक मतदाता शरीक हुए हों। तो हमारे आधे से अधिक मतदाता सारण के प्रतिनिधि जो हैं वो 14 तारीख के नामांकन में शरीक हुए। तो वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाली बात थी और चुनाव का निर्णय तो उसी दिन हो चुका था। बाकी औपचारिकता थी जो अगले 3 हफ्ते में की गई। जब मतगणना हो रही थी तो आपके बेटे ने एक आरोप लगाया था। उस वक्त थोड़ी सी चिंताजनक माहौल हो गई थी। उस वक्त आपके बेटे ने कहा था कि धांधली हो रही है वहाँ पर मतगणना केंद्र में। तो क्या इस तरह की चिंता हुई थी आप लोगों को कि कुछ हो सकता है, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? जब हम बाहर निकले मुझे पता चला कि ऐसा कुछ किया गया है, मीडिया में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब मत की गिनती हो रही होती है
जहाँ पर 8-8 प्रत्याशी थे, तो निश्चित रूप से जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, जिसमें से मेरा एक पुत्र भी एक टेबल पे था, संभवतः टेबल नंबर 4 पे था, तो वहाँ पर एक बैलेट पेपर में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई और किसी ने चैलेंज किया, हालांकि बड़ा स्पष्ट था कि वो मत मेरे ही पक्ष में था, लेकिन वो दूसरे पक्ष वाले जो काउंटिंग एजेंट थे उन्होंने जोर से विरोध किया, उसको पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। इस पर हमारे बेटे ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, धांधली वांधली शब्द तो मैंने नहीं सुना, लेकिन उसने विरोध जरूर किया था कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। जो बहुत ही साफ मत है कि किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में है, उसको डाउटफुल के ट्रे में जो रखा गया, हालांकि बाद में क्लियर हो गया जब वो पहुंचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डीएम साहब के टेबल पे, वहाँ सब हम लोग प्रत्याशी मौजूद थे, तो अंततोगत वहाँ पर कोई डाउट था नहीं, तो मुझे मिल ही गया कि उस समय थोड़े समय के लिए एक स्टोरी बनाने का मौका मिला। संजोग से उस समय मीडिया के लोग घुसे हुए थे, उनको एक विजुअल मिल गया, तो लगा कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, हालांकि क्षणिक था, ये एक मत को लेकर था। वो दौर जब आपका टिकट कटा था, आपसे कहीं ज़्यादा आपके बेटे में निराशा देखी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें या फिर आपको भी ऐसा नहीं लगा था, आपने भी कहा कि ऐन वक्त पर आपको पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और आपके बेटे ने कहा था कि अगर पिता नहीं लड़े तो मैं खुद लड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त की क्या स्थिति थी और बीजेपी के साथ जो हुआ, जो भी आपके रिश्ते उस वक्त हुए, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त मैं भी था, जीत को लेकर आश्वस्त मेरा पुत्र भी था, और ये भी जानते थे कि हम लोग किसी भी दल के सिंबल के बिना भी लड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कुछ और वोट बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भी मानना था, उसका भी मानना था। लेकिन फ़र्क यही था कि मैं कहता था कि मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप से मुझे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं वैसा करना नहीं चाहता, बहुत से और मौके आएंगे, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के सपनों के साथ, नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ, विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। और मैं राजनीति में कोई राजनीति को व्यवसाय के रूप में बनाने या राजनीति को रोजी रोटी का जरिया बनाने के लिए आया हूं। आपको पता होगा कि मैं राजनीति जो है वो एक समाज सेवा और समाज सुधार के लिए सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है, और इसीलिए मैं दल छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं लड़ूं या मेरा पुत्र लड़े, दोनों स्थिति में मुझे दल से निष्कासित ही किया जाएगा, तब तो मेरा निर्णय बड़ा साफ था। मैंने कहा ठीक है, छोड़ना तो नहीं है, लड़ना जरूर है, क्योंकि हम जीत रहे हैं तो छोड़ क्यों दें। और जो सपना मैंने देखा है, जो सपना मैंने अपने जनप्रतिनिधियों को दिखाया है, और जिसके लिए वो मुझ पर विश्वास करके बैठे हुए हैं, यदि मैं मैदान छोड़कर भागता तो उनके साथ ये अन्याय होता। बिल्कुल। और अब क्योंकि जीत मिली है और आपके जनप्रतिनिधियों ने आप पर, आपके काम पर भरोसा जताया, जिसको लेकर आप भी बोल रहे थे कि आपको विश्वास था, अब जीत मिल गई है, तो क्या फिर से बीजेपी के साथ जाना है या किसी और पार्टी? देखिए, प्राथमिकता कोई दल नहीं है, प्राथमिकता वो संकल्प है जिन संकल्पों के साथ मैंने चुनाव लड़ा है। प्राथमिकता वो सपना है जो मैंने देखा है। तो वो तो संकल्प यही है कि अंतिम व्यक्ति तक यदि सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं को सुचारू रूप से पहुंचाना है, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, उनका अनुश्रवण सुनिश्चित करना है, उनका संरक्षण प्रदान करना है, तो पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सारे अधिकार जो अब तक नहीं दिए गए हैं वो देने होंगे। और पंचायती राज प्रतिनिधि ग्राम प्रधान या मुखिया से लेकर पंचायत समिति सदस्य से लेकर वार्ड सदस्यों तक, वार्ड सदस्य होते हैं जो अंतिम व्यक्ति तक उनका संबंध जुड़ा होता है, तो उनके माध्यम से किस प्रकार से सरकारी सेवाओं को, सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित किया जाए, उन तक पहुँचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। और उन प्रतिनिधियों की जो दयनीय अवस्था है आज, जो जिस तरह का एक मैंने हास्यास्पद जो उनको मानदेय मिलता है, उस मानदेय में वृद्धि हो और आगे चलकर वो वेतन और पेंशन के साथ में भत्ता और मेडिकल वगैरह की तरफ भी जाए, ये है। और जो आजकल निरंतर हत्याएँ हो रही हैं, तो हत्या होने के बाद जो जनप्रतिनिधि की हत्या जाती है, उसका परिवार तो सड़क पर आ जाता है, तो उसके लिए एक अच्छा इंश्योरेंस की व्यवस्था हो जनप्रतिनिधियों के लिए, इन सब चीज़ों पे काम करना। इसके अलावा बिहार का जो सबसे बड़ा एक कोड़ है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए और पलायन को कैसे रोका जाए, उसके लिए मेरे पास कुछ रोड मैप हैं, कुछ योजनाएं हैं, उनको भी लागू करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और उस क्रम में यदि सारण के लोगों के भले के लिए, जनप्रतिनिधियों के भले के लिए, बिहार के भले के लिए, बिहार के युवाओं के भले के लिए, यदि मुझे किसी दल का दामन थामना उचित लगेगा और उन शर्तों के साथ कि मुझे उस तरह की शक्तियां दी जाएंगी कि मैं वैसा कार्य कर सकूं, तो ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से कोई परहेज नहीं है। राजनीति में किसी न किसी पक्ष के साथ तो रहना ही पड़ता है, निष्पक्ष। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से एन वक्त पर
आपका साथ छोड़ दिया, या फिर यूँ कहे कि आपने भी कहा था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, फिर यदि क्योंकि आप जीते हैं, फिर यदि आपको बीजेपी की ओर से प्रस्ताव आता है और आप बीजेपी के विचारों पर भी चलते हैं, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मेरे चरित्र में है, मेरे रक्त में है, मेरे संकल्प हैं। और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही चरित्र है और यही उनका संकल्प है। और इसी के साथ वो देश को आगे लेकर जा रहे हैं विश्वगुरु बनाने की दिशा में। आपने देखा होगा हर तरह की जो विपत्तियाँ अभी आई, किस प्रकार से विश्व उनके सामने नतमस्तक है। तो मैं समझता हूँ कि जिसके चरित्र में ये हो, जिसके रक्त में हो, उसको तो साथ होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जब मेरा टिकट कटा, उससे बहुत पहले से मैं इस चीज़ का आलोचक रहा हूँ और आज भी मेरी यही गुजारिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पटना स्तर पर और छपरा स्तर पर जो लोग उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, उनमें बहुत कमियां हैं। वो इसको चरित्र नहीं है उनका। ये जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनके नारा है। तो नारा को अगर अपने चरित्र में आप ढालेंगे नहीं तो फिर आपसे वही होगा जो आपने किया। बड़ा आश्चर्य हुआ जब बड़े बड़े नेताओं से मैंने पूछा कि आखिर भाई मेरा टिकट कटा कैसे, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो पंचायत समिति, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं, जो हमारे यहाँ के एक सांसद और हैं, किसी को पता ही नहीं था कि ये हमारा टिकट कैसे कट गया। तो निश्चित रूप से 2-4 लोगों की जो चौकड़ी कहते हैं हम लोग के यहाँ, तो चौकड़ी ने तय किया। तो चौकड़ी के चलते पार्टी तो मेरी दुश्मन नहीं ना हो जाएगी। मेरे पार्टी में आज भी मित्रों की कमी नहीं है, आज भी मुझे उसी आदर से लोग देखते हैं, वही स्नेह मिलता है, वही प्यार मिलता है। तो अगर ये जो 4 लोग हैं, जो चौकड़ी के लोग, अगर इनको दुरुस्त कर दिया जाए और वहाँ पे कायदे के लोग आ जाएं, जिनके चरित्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, तो क्या गुरेज होगा मुझे अगर ये अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए जहाँ मैं पहले रहा था उसी के माध्यम से हो सका तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो रास्ते और भी हैं, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। एक बात आपने कल कही थी और वो बात सुर्खियों में छाई हुई है, एक सप्ताह के अंदर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि ए वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक सप्ताह जो है एक जीवन काल के बराबर होता है। तो ये मतलब इतनी तेज़ी से राजनीति में प्राथमिकताएं बदलती हैं, इतनी तेज़ी से समीकरण बदलते हैं। जैसे मेरे साथ ही हुआ, अचानक से पता चला कि मैं बेटिकट हो गया हूँ। तो जब वो हो सकता है तो अचानक ये हो सकता है कि मैं दामन थाम लिया किसी का। तो इसलिए आज ऐसी खबरें आ सकती हैं एक सप्ताह के अंदर। नहीं, एक सप्ताह के अंदर नहीं आएगी। वो सप्ताह कौन सा होगा मुझे नहीं पता जी। वो सप्ताह कौन सा होगा, वो सप्ताह अगला सप्ताह है या आज से 20 महीने बाद वो सप्ताह है, नहीं पता। वो सप्ताह कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, फिर 2025 के चुनाव आने हैं। उसके पहले मुझे किसी न किसी सिंबल के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा। वो कोई नया सिंबल हो सकता है या पुराने सिंबलों में से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भीतरघात की वजह से उनकी पार्टी या वो चुनाव हार गए। तो क्या भीतरघात की वजह से बीजेपी हारी तो उसका फायदा आपको मिला? देखिए, उस पर मैं कमेंट इस तरह नहीं करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति कहता हो, जब उनसे पूछा गया जनप्रतिनिधियों के बारे में, मेरा जनप्रतिनिधियों से क्या लेना देना है, तो जो व्यक्ति कहता है मेरा जनप्रतिनिधियों से क्या लेना देना है, उसको भीतरघात की क्या जरूरत है? तो स्वयं ही कह रहा है कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। वो तो 254 जनप्रतिनिधियों ने वोट दे दिया, वो आश्चर्य का विषय है। इसलिए किसी पर आरोप लगाते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। तो हमारे साथ सच्चिदानंद राय, जो कि सारण से निर्दलीय जीते हैं, और अब फिलहाल उन्होंने कहा है कि राजनीति में एक सप्ताह में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सप्ताह कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले सप्ताह में क्या कुछ नया बदलाव आता है बिहार की राजनीति गलियारे में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।